नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर राहुल गांधी खफा, बोले आधी रात को जल्दबाजी में लिया गया फैसला। 3 नए कानूनों पर अमित शाह ने की बैठक, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले जहां कमी हो वहां दुरुस्त किया जाए। कतर के अमीर के लिए पीएम मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल, स्वागत के लिए खुद पहुंचे एयरपोर्ट। प्लेटफॉर्म बदलने से मची भगदड़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर आई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा, कार्रवाई स्थगित। अमेरिका में एक शख्स ने 2 लोगों को फिलिस्तीनी समझ मारी गोली, निकले इजरायली। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित समिति की बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमतिपूर्ण नोट सौंपा था। इस नोट में राहुल गांधी ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, विशेष रूप से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस चयन समिति से हटा दिया। इसके कारण चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर मतदाताओं के मन में चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सरकार के लिए जिम्मेदारी से भागने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का उल्लंघन है। कांग्रेस नेता ने यह भी स्पष्ट किया है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका यह कर्तव्य है कि वह बाबा साहब अम्बेडकर की और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों का पालन करते हुए सरकार का जवाबदेह ठहराए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और केवल 48 घंटे में इस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आधी रात में चुनाव आयुक्त के चयन पर फैसला लेना अनुचित है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि यह सरकार की ओर से उठाया गया एक अपमानजनक और असम्मानजनक कदम है, क्योंकि चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने के बावजूद इस पर जल्दीबाजी में फैसला लिया गया है। उनका मानना है कि ऐसे कदम भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को कमजोर कर सकते हैं। यूट्यूबर रणवीर अलावदिया की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने उन्हें कंटेंट को लेकर जमकर फटकार लगाई है। हालांकि कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है और उन्हें निर्देश दिया है कि वो जांच में शामिल हो। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि वो जांच में जाएंगे। इसके अलावा संबंधित एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने क्वेश्चन किया है द एक्सटेंट ऑफ ऑब्सेनिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ वल्गैरिटी। कोई नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति को टारगेट करे, लेकिन एक मिसाल बनने के लिए कानून का खौफ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ फ्रीडम ऑफ इंक्रोचमेंट, और वो इंक्रोचमेंट वल्गैरिटी है। तो मैं मानती हूँ कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति, सभ्यता अभी भी बरकरार है और वो हमेशा के लिए रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक की है। शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में काफ़ी हद तक रोल ठीक रहा है। जहाँ कमी रही है उस पर बात हुई है, उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। यूनियन टेरिटरीज की रिव्यू ली गई, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। सिक्योरिटी को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, अब सिक्योरिटी को लेकर फिलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। अलहदा जब गृह मंत्री साहब से मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की जिक्र की गई।
सर पहली बार आप मीटिंग में आए हैं सीएम, तो लगातार 2 मीटिंगों में आप नहीं आए थे, तो कुछ ये मीटिंग और उन मीटिंगों में अंतर है। ये मीटिंग नए कानून और उन नए कानूनों के इस्तेमाल के बारे में था। वो मीटिंग्स जो हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड थी। अब चलिए, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मामलों में लोगों के चुनी हुई हुकूमत को शामिल ना करने का निर्णय लिया जाता है तो ठीक है ना। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर शेख का स्वागत करने के लिए दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब देश के प्रधानमंत्री किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे हों। अमीर शेख तमीम बिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अपने भाई कतर के शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गया। भारत में उनके सफल प्रवास की कामना करता हूं। भारत और कतार के बीच संबंध ऐतिहासिक भी है और संभावनाओं से भरे हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मित्रता का, एक भाईचारे का संदेश हिज हाइनेस आमिर ऑफ कतार को एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करके दिया है, मैं समझता हूं उसी में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। भारत और कतार के बीच अब नए विषयों पर संबंध कैसे बढ़े। ट्रेडिशनली पहले ऐतिहासिक तरीके से देखें तो गत 15-20 वर्षों में साधारणतः ऑयल और गैस और या एनर्जी से संबंधित व्यापार बढ़ता रहा। अब दोनों देश नई टेक्नोलॉजीज पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, विश्व में बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अपना संबंध बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में व्यापार हो या निवेश हो, दोनों में भारत और कतार के बीच बड़े पैमाने पे वृद्धि होने की संभावना मुझे दिखती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी व्यवस्था देना है। वहां का आधा हिस्सा आम जनता और बाकी वीवीआईपी के लिए था। लोग वहां कई सालों से श्रद्धापूर्वक जा रहे हैं, लेकिन इस समय भाजपा ने श्रद्धालुओं को अतिरिक्त प्रोत्साहित किया है। वहां कितनी बार भगदड़ हुई है, लेकिन अभी तक सरकार आंकड़े नहीं दे रही है। सरकार, कोई भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी व्यवस्था देना, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे मेला ग्राउंड की बात हो, उसमें जितने भी फैसिलिटीज हैं, पानी, बिजली, सड़क, सबकी व्यवस्था, बाजार कैसे लगेंगे और नहाने की व्यवस्था कैसे होगी, साधु संतों की व्यवस्था कैसे होगी, आम आदमी की व्यवस्था कैसे होगी। तो आधा जो हिस्सा है वो पब्लिक के लिए था और पूरा आधा हिस्सा जो है वो केवल वीआईपी के लिए था। और फिर दूसरी बात है कि श्रद्धा पूर्वक सब जाते हैं, और वर्षों से जा रहे हैं, सैकड़ों सालों से जा रहे हैं, और हर 12 साल में जाते हैं लोग। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त प्रोत्साहित किया कि अभी कुंभ जाना है, नहीं जाओगे तो जो नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है। इस प्रकार से बात कही गई। फिर गाड़ी उड़ी सुनने में तो ये आ रहा है कि सब गाड़ी उड़ी की व्यवस्था भी की गई। तो जो भीड़ है वो जो स्वाभाविक रूप से जो आते जाते हैं, उसके अतिरिक्त जो भीड़ पहुंची है, और उसके कारण से कितनी दुर्घटनाएं हुई वहां। भगदड़ एक बार नहीं, कितने बार भगदड़ हुई, सरकार अभी तक आंकड़े नहीं दे रही है। लोग बताते हैं 5-5, 6-6 बार भगदड़ हो गया। दूसरी बात यह है कि कितने बार आग लग गई वहां। और ये दिल्ली का जो उदाहरण है कि आप वहां कुंभ नहाने के लिए यहाँ प्रेरित करके भेज तो दिए हैं, आपके प्लेटफॉर्म में व्यवस्था नहीं है, जाने के समय व्यवस्था नहीं है, तो बचत की व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं। और कोई जिम्मेदारी लेने की तैयार नहीं है। वो जो आप प्रोत्साहित कर करके भेज रहे हैं, जाओ जाओ जाओ, और आंकड़े दे रहे हैं कि अब इतने करोड़ हो गए, इतने करोड़ हो गए। देश के मतलब 1/3 आबादी से ज्यादा पहुंच चुका है।
आज भी आंकड़े देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को ही भगदड़ में 20 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है। रात 8 बजे शिव गंगा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होने के बाद प्लेटफॉर्म यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ जुटने लगी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से जाम हो गए थे। वह रिपोर्ट के मुताबिक आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन को जल्दी चलाने की सलाह दी। इंस्पेक्टर ने प्रयागराज के लिए हर घंटे में 500 टिकट बेच रही रेलवे की टीम को तुरंत टिकट बेचने पर रोक लगाने को कहा। रात 8:45 पर अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज के लिए जाने वाले कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी, लेकिन उसके कुछ समय बाद दोबारा स्टेशन पर घोषणा हुई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, जिसके बाद यात्रियों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि अनाउंसमेंट सुनकर प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14, 15 से प्रयागराज स्पेशल के यात्री सीढ़ियों के रास्ते फुट ओवर ब्रिज 2 और 3 पर चढ़ने के लिए भागे। इसी दौरान दूसरी ट्रेन के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे, जिसके बीच धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मच गई। रात 8:45 पर हादसा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक भगदड़ की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जहां भगदड़ हुई थी उस ब्रिज और सीढ़ी पर लगा सीसीटीवी कैमरा खराब था, जिसके कारण दुर्घटना का कोई फुटेज उपलब्ध नहीं मिला है। हालांकि सीढ़ियों के पीछे की तरफ जहां एस्केलेटर लगे हैं सीसीटीवी काम कर रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए आरपीएफ के 270 जवान तैनात हैं, लेकिन वहां केवल 80 जवान ही ड्यूटी पर थे, क्योंकि अन्य जवानों को भीड़ नियंत्रण ड्यूटी के लिए प्रयागराज भेजा गया था। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बैठक बुलाने में मोदी सरकार द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने चयन समिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को होने वाली सुनवाई को देखते हुए बैठक स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन, वरिष्ठ नेता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और गुरप्रीत सिब्बल ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय अभी भी बाकी है, वो उस निर्णय की राह न देखते हुए जिस तरह से सीजीआई को नियुक्त किया गया है और जो नाम लाया गया, जिसके ऊपर राहुल जी ने ऑब्जेक्शन लिया था, उसी को इन लोगों ने सीजीआई बनाया। सबसे बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पर कि हम चाहते कि लोकतंत्र में पारदर्शिता रहे, लेकिन मोदी सरकार और बीजेपी चाहती कि लोगों के वोटों के ऊपर ढाका डालना, लोकतंत्र का मर्डर करना, ये कदापि कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसमें निष्पक्ष आदमी बैठना चाहिए, पारदर्शी ये चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल ले। कोलकाता विधानसभा सत्र से निलंबित किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्पीकर विमान बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता समेत भाजपा के 4 विधायकों को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। ऐसे में विपक्ष ने इस निलंबन की निंदा की है। निलंबन के बाद अधिकारी ने कहा है कि हिंदुओं के लिए बोलने पर उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबित किए जाने की वजह वो विधानसभा के किसी कामकाज में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ये लोग इलीगली सस्पेंड किया है। हिंदू के लिए सरस्वती माँ का अपमान के खिलाफ बोलने के लिए ये हिंदू विरोधी सरकार है। हम लोग बाहर सीढ़ी में सीट ऑन स्ट्राइक करूंगा और एलओपी को ये लोग बाहर कर दिया, इसलिए चीफ मिनिस्टर को हम लोग बहिष्कार कर रहा है। चीफ मिनिस्टर को बीजेपी एमएलए लोग बहिष्कार कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है। सस्पेंड करने से हम लोग का मुंह बंद नहीं कर सकते। सीएम और स्पीकर महोदय 100 बार बोलेंगे, सरस्वती पूजा के लिए प्रतिवाद किए हैं, हजारों बार बोलेंगे। जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय का प्रतिवाद होगा, उसके लिए अगर सस्पेंड करेंगे तो सस्पेंड लेंगे। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा है कि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनती रही हैं, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, बस दूल्हा कौन होगा ये किसी को नहीं पता। भाजपा मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं कर पाई है या फिर कोई बड़ा रहस्य है जिसे वो छुपा रही है।
आमतौर पर परंपरा रही है कि चुनाव के बाद जो भी पार्टी होती है वो अपने विधायक दल की बैठक करती है। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाता है जो मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। वो अपना दावा प्रस्तुत करता है, उसके बाद शपथ की तारीख दी जाती है और तैयारियां शुरू होती हैं। यहाँ सारी तैयारियां पहले ही शुरू हो गई हैं, भाजपा कुछ भी कर सकती है। देखिए, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस देश में अलग अलग राज्यों में, केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनती रही हैं, बहुमत मिलता रहा है, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है, या फिर कोई इतना बड़ा रहस्य है जिसको वो छुपाना चाहती है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है एक चीज छोड़ करके, मुख्यमंत्री के। आमतौर पर अब तक जो परंपरा रही है, चुनाव के पश्चात जो भी पार्टी होती है अपने विधायक दल की बैठक करती है। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाता है जो मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। वो अपना दावा प्रस्तुत करता है, साथ में अपने मंत्रिमंडल का नाम देता है, राज्यपाल को या राष्ट्रपति को, और फिर वहां से मंजूरी होने के बाद शपथ की तारीख जो है दी जाती है और उसके बाद उसकी तैयारी शुरू होती है। लेकिन यहां सब कुछ हो रहा है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका आता पता अभी तक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए अगले 5 साल में कई और रिकॉर्ड बनाएंगे। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के बयान पर बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल ने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो इस बात की कोई चिंता नहीं कि क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एक निष्ठावान कार्यकर्ता भाजपा का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता है। वो अपना घर तो संभाल नहीं पाए लेकिन दूसरों के घरों की तरफ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर विपक्षी दल अपने बिखरे हुए कुनबे को ठीक करें तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। देखिए, मुझे तो ताज्जुब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एक निष्ठावान कार्यकर्ता भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों को इसकी बड़ी चिंता है, अपना घर तो संभाल नहीं पाए, अब दूसरे के घर की ओर देख रहे हैं। मुझे लगता है उनका जो बिखरा हुआ कुनबा है वो उसको देखें, उसको व्यवस्थित करें, वो उनके ज़्यादा हित में होगा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन ने जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, सपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ और गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान नारेबाजी करते हुए सपा विधायक वेल में आ गए। विधायकों ने कहा है कि महाकुंभ भगदड़ में कितनी मौतें हुई हैं, सरकार को आंकड़ा जारी करना चाहिए, सरकार को झूठा भाषण बंद करना चाहिए, अत्याचारी सरकार सच छिपा रही है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर भी सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया था। देखिए, माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में। लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी उसको विरोध कर। वैसे भी राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं। सर, बजट जो लाने जा रही है सर, बजट तो बजट आएगा तो उस पर बात की जाएगी। अभी बजट के बारे में कुछ बात करना, बजट की सिक्रेसी को आउट करना है जो कानून अवैध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चरित्र इतना दोहरा हो गया है कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं, जबकि दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि वो उन्हें गांव के स्कूल में पढ़ना चाहिए जहां उचित सुविधाएं भी नहीं हैं। यही उनका दोहरा मापदंड है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप हर अच्छे काम का विरोध करते हैं तो हम इसकी निंदा करते हैं। भाषा को लेकर सपा पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग बोलियां, भोजपुरी, अवधी, ब्रिज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है
और हमारी सरकार इन सभी के लिए अलग अलग एकेडमियों बनाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, हिंदी की बेटियां हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध खंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। बीपीएससी परीक्षा पर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने कहा है कि यह आंदोलन 2.0 है, क्योंकि पिछले आंदोलन में सरकार का आरोप था कि आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है। यह आंदोलन जो हम कर रहे हैं ये शुद्ध रूप से केवल छात्रों का आंदोलन है। 2.0 में हम कोई भी राजनीति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आज भी सारे बच्चे जा रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल और शांतिपूर्ण ढंग से धरना करेंगे और पूरी तरह से रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए, और सरकार से भी कहते हैं, बीपीएससी से भी कहते हैं, आप भी रूल ऑफ इक्वलिटी का ध्यान रखिए। और यह आंदोलन 2.0 है। इसको हम लोगों ने 2.0 नाम इसलिए दिया है क्योंकि पिछला जो आंदोलन था उसमें सरकार का आरोप था कि इसमें राजनीतिकरण हो गया है। तो अब ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल रूप से, एकदम शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है। हम शिक्षक एक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखे, बीच में कोई आके उनके भीड़ का गलत फायदा ना उठा ले। तो 2.0 में क्या है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हम लोग होने नहीं देंगे और ये 2.0 आंदोलन री एग्जाम लेकर ही लौटेगी। इस बार हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टीज को एंट्री नहीं दिए हैं। ये शुद्ध रूप से हम छात्र और विद्यार्थियों लोगों का आंदोलन रहेगा और सरकार से भी विनती करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए या फिर जो सेक्रेटरी सर हैं दीपक सर, इन दोनों लोग से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोगों के सामने हम लोग हाथ जोड़ते हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल है, री एग्जाम ले लीजिए। ये बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, इसकी जांच करा लीजिए और री एग्जाम करा लीजिए। अभी हम लोग के पास नए नए सबूत बहुत ज्यादा मात्रा में लग रहे हैं। अभी खगड़िया और भागलपुर के सेंटर पे क्वेश्चन पे टिक लगाकर वो पास ओवर कर रहे थे वो। अब जब सीसीटीवी इंचार्ज जो था उसने इसका विरोध किया तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार कहते हैं कि इतने बड़े एग्जाम में थोड़ा बहुत ही तो होता ही है। इसके अलावा सिवान का एक कॉलेज है जिसका हम लोग नाम हाईकोर्ट में बताएंगे, उसमें ब्लू कलर का बेंच लगा हुआ है, लंबा सा हॉल है और उसमें 35 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। मोतिहारी का एक कॉलेज है जिसमें रूम नंबर 20 और 35 में वॉशरूम जाने के बहाने एक बच्चा उठता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था तो कुछ लोग उन्हें गाली देते थे, लेकिन आज उनकी ताकत देखिए। जो लोग उन्हें गाली देते थे वही उन्हें अब भारत रत्न दे रहे हैं। ये समाजवाद की ताकत है। आज लालू जी को कुछ लोग गाली दे रहे हैं, आने वाले समय में वही लोग उन्हें भी भारत रत्न देंगे। भर्ती गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है समाजवाद की असली ताकत, ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है।
जो गाली दिया आज वो भारत रत्न दे रहे हैं। और हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करो। राजस्थान की भजनलाल सरकार आगामी 19 फरवरी को अपना बजट पेश करने वाली है। इसको लेकर राजस्थान में जमकर हलचल मची हुई है। वहीं लोगों की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं। इस बीच डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री ने आगामी बजट को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाला बजट राजस्थान की जनता के लिए ऐतिहासिक बजट होगा। इसको लेकर उन्होंने दावा किया है कि 7-8 महीने में सरकार ने 70% से ज़्यादा काम करके दिखाया है। देखिए, बजट पिछली बार भी ऐतिहासिक बजट था, उम्मीदों से बढ़कर बजट था और इस बार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में जो है वो एक बहुत अच्छा बजट पेश करेगी और सबके लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है और बिल्कुल बस अब एक दिन की देरी है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने राजस्थान का बजट आएगा। वहीं अमेरिका के फ्लोरिडा से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने बिना किसी ठोस वजह के सिर्फ शक के आधार पर 2 लोगों पर गोली चला दी, क्योंकि उसे लगा कि वो फिलिस्तीनी है। असल में ये दोनों इजरायली सैलानी थे। ये घटना नस्ली और धार्मिक नफरत के बढ़ते मामलों की एक और मिसाल है, जो अमेरिका में हाल के वर्षों में बढ़ती जा रही है। मियामी बीच पुलिस के अनुसार 27 साल के मार्डरचाई ब्राहमैन नाम के युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। ब्राहमैन ने इस बात पर विश्वास किया है कि वह इन दोनों लोगों को फलस्तीनी समझकर गोली चला रहा था। पुलिस की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ब्राहमैन मियामी बीच से ट्रक लेकर जा रहा था, तभी सड़क किनारे चल रहे 2 लोगों पर आरोपी शख्स की नजर पड़ी। हमलावर तुरंत में ट्रक से उतरा और बिना किसी ठोस आधार के इजरायली लोगों पर गोलियां बरसा दी। इस हमले में एक व्यक्ति के कंधे और दूसरे के हाथ में गोली लगी, लेकिन किस्मत से दोनों की जान बच गई। यह घटना अमेरिका के बहुधा धार्मिक और जाति हिंसा की बीमारी को फिर से उजागर करती है। हाल ही में गजा युद्ध के बाद से अमेरिका में मुस्लिम, फलस्तीनी और यहूदी विरोधी हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मानवाधिकारों के अनुसार टेक्सास में एक फलस्तीनी अमेरिकी बच्चे की पानी में डुबाने में हत्या करने की कोशिश की गई, जबकि इलिनॉय में एक 6 साल के फलस्तीनी अमेरिकी बच्चे की चाकू से हत्या कर दी गई। इसके अलावा मिशिगन, मैरीलैंड और शिकागो में भी यहूदी समुदाय पर हमले हो रहे हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।